हिंद एवरीवन, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह पर आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। बस आप लोगों को भरोसा करके यहाँ पर जो कुछ ही बताया जा रहा है इसको अपने कॉपी में लिखना है और 2-3 बार पूरा का पूरा उसको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से वीडियो को 2-3 बार देखना है। मिला जुला कर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरा आप लोग को याद करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी की नई भर्ती आने वाली है उसका जब पेपर देने जाओगे तो आराम से पेपर निकाल दोगे। जब विश्वास नहीं करोगे, याद नहीं करोगे तो फिर पेपर नहीं निकल पाएगा मेरे भाई। इसलिए जितना भी जीके जीएस का क्लास हो रहा है, मैथ का क्लास हो रहा है, सीरियस होकर आप लोग क्लास करो, नई भर्ती के इंतजार में ना बैठो। अभी देखो जेटारो लखनऊ का रिजल्ट आया है, जैसे इसी में मेरठ भी आता है, तो मेरठ से बहुत सारे लड़के सिलेक्शन लिए हैं, इतने ज़्यादा लड़के सिलेक्शन लिए है ना। मैं उन लोगों का इंटरव्यू भी लेने वाला हूँ, सभी लोग आएंगे। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर सब लोग आएंगे तो पूरा का पूरा इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग को जिस तरह से लग रहा है ना, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो जितने लोगों का आज इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है वो लोग भी यही सोचते थे, पता नहीं मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब इंडियन आर्मी का पेपर निकला तो वो लोग सोच रहे थे पता नहीं मेरा दौड़ निकलेगा कि नहीं, दौड़ निकला तो कुछ लोग सोच रहे थे पता नहीं मैं हाइट में फिट होऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरा मेडिकल निकलेगा कि नहीं। तो ऐसा सब लोगों के मन में चलता है, लेकिन सब धीरे धीरे हो जाता है, जब कार्य करते रहोगे तभी होगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न में से 15 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं, 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। आप लोग का ये एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेड में टोटल 50 प्रश्न रहते हैं, तो आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है और 50 प्रश्न में से अगर आपका 35 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है ना तो आपका इंडियन आर्मी के लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखो आज का प्रश्न थोड़ा हार्ड टाइप का है, जैसे करंट अफेयर्स का ज़्यादा प्रश्न है तो घबराना नहीं। जितना भी करंट अफेयर्स का प्रश्न बताऊंगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि बहुत गिन चुन कर यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, जितना लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ मैं भेजूंगा। अभी ये वाला जब पीडीएफ भेज रहा हूँ ना तो उसमें सही से दिख नहीं रहा है, कुछ लोग बोल रहे थे, तो अभी मैं नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भेजा करूंगा। और जो 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है इसका मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। मैथ का तो अलग से प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट का मतलब होता है कि पूरा चैप्टर वाइज सारा क्लास आप लोग को मिल जाएगा, इधर उधर भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैथ का प्ले लिस्ट भी मैं बना दिया हूँ और जीके जीएस जो 30 को कराते थे उसका भी प्ले लिस्ट है। और जो 50 प्रश्न है ना प्रैक्टिस सेट है तो इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो इसका भी आप लोग देखना, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, सारा प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी और 30 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी इज राइट आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक 12 अगस्त को मनाया जाता है और एक 12 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को कल बताया था, आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है ना। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, साक्षरता का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साक्षरता का मतलब होता है कि पढ़ा लिखा, ठीक है ना। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है? बिहार, केरल, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सबसे कम बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर, ठीक है ना। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले मतलब कहाँ किस राज्य में रहते हैं लोग? तो वो लोग केरल में रहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, ठीक है ना। और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे लड़कियों की संख्या मतलब
मतलब यहाँ पर कम बोला है ना, तो हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों से जब तुलना करोगे तो लड़कियों की संख्या कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का लिंग अनुपात कितना है। भारत का लिंग अनुपात कितना है? 1024, 932, 943 और 945। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोग को बता चुका हूं। जैसे 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है, यही होता है, ठीक है ना। तो भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 हो जाएगा। 943 इज राइट आंसर। आप लोग देख लेना, जैसे 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं सब, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये अपडेट भी हो सकता है भारत का लिंग अनुपात, लेकिन अभी हमारे सर यही बताए हैं, ठीक है ना। मैं जब क्लास कर रहा था तो सर बताए थे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और असम है। तो ये जो कुचिपुड़ी है ना, ये आपका है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये मैं आप लोगों को कल भी बताया था, वो तमिलनाडु का है, ठीक है ना। तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? कथकली भी केरल का है, ठीक है ना। और सिर्फ कथक आ जाएगा तो कथक उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। और यहाँ पर असम दिया है तो सत्रिया, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। असम के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न मैं कई साल बाद आप लोगों को बता रहा हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1761 और 1530 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1526 हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है ना। तो तीनों युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? खड़गवासला, पुणे, देहरादून, नई दिल्ली और हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग गलती भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है ना। नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछा जा रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बात किया जा रहा है, एनडीए के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एनडीए के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ कॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है। कंफ्यूजन में डालने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? खड़गवासला, पुणे, देहरादून, नई दिल्ली और हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है? नेशनल डिफेंस कॉलेज आपका नई दिल्ली है। और जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में बताना। कल मैं आप लोगों को 3 प्रश्न कमेंट में बताने के लिए बोला था, तो हमारे बहुत सारे साथी कमेंट किए थे। मैं बोला था कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितना गुणसूत्र होता है, तो कुछ लोग 44 गुणसूत्र बताए थे, कुछ लोग 45 गुणसूत्र बताए थे, कुछ लोग 43 गुणसूत्र बताए थे और कुछ लोग 47 गुणसूत्र बताए थे। तो जितने लोग 47 गुणसूत्र बताए थे उन लोगों का राइट आंसर था, ठीक है ना। हमारे जो विकास भाई हैं वो काफ़ी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से क्लास करते हैं, तो वो पूरा का पूरा राइट बताए थे। मैं आप लोगों को बोला था कि मनुष्य के अंदर कितना गुणसूत्र पाया जाता है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अगर पूछेगा कि कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि मतलब डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। और मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, ये भी मैं आप लोगों को बोला था बताने के लिए। तो कुछ लोग सही बताए थे, कुछ लोग गलत बताए थे, तो इसका 639 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जितने लोग भी, जैसे मैं बोला था कि भाई आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना, जितने लोग भी कमेंट में दिए थे उस प्रश्न का आंसर, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप लोग कोशिश किए थे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का पेपर निकले।
क्योंकि आप लोग प्रयास कर रहे हो, चाहे वो हो या ना हो, कोई भी काम हो, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन आप लोग अपने तरफ से 100% लगा रहे हो ना भाई, उतना काफी है, ठीक है ना। अपने तरफ से कोशिश करना, चाहे हो या ना हो, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करना कि हमको करना है तो करना है, ठीक है ना, चाहे बाद में कुछ भी देखने को मिले। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। एनडीए कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, और आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ठीक है ना। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप लोग देखना आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर होगा ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दोबारा इस प्रश्न को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, शुभम गिल और मथीसा और पथिराना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कुलदीप यादव हो जाएगा। कुलदीप यादव इज राइट आंसर, अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। ये जो एशिया कप 2023 वाला है तो इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना, उस दिन भी मैं आप लोगों से मिलूंगा, इसीलिए एशिया कप से 2 प्रश्न ले लिया हूं। एशिया कप 2023 के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? यहाँ प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में बात किया जा रहा है, और इसके पहले क्या बोला जा रहा था? इसके पहले बोला जा रहा था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव हैं, उसके बाद से बोला जा रहा है कि प्लेयर ऑफ द मैच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद सिराज, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांग तजी नदी और सिंधु नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांग तजी नदी, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी यांग तजी नदी है, ठीक है ना। प्रश्न है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कल्पना चावला, रितु करिधल, मायावती, स्नेहा तिवारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रितु करिधल, ठीक है ना। रितु करिधल इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लेना। यहाँ पर वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर बात किया जा रहा है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर मैन के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? K7S सोमनाथ और मईल सामी अनुदुरई, उसके बाद से रजनीश शर्मा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा के सिवान इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लो। ये जो G20 वर्ड लिखा गया ना, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि G20 से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। जितना भी प्रश्न बन रहा है ना, अगर 50 प्रश्न बन रहा है G20 से ना, तो 50 के 50 प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक बार प्रश्न को देखोगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं है मेरे भाई, एक बार से किसी को नहीं याद होता है। एक बार आप देख लिए, इसको अपने कॉपी में लिख लिए, उसके बाद से आप यहाँ पर सुने हो, उसके बाद से दोबारा मैं इस प्रश्न का रिवीजन कराऊंगा, फिर से उस टाइम इस प्रश्न को देखोगे, उसके बाद से दोबारा जब कहीं टेस्ट देने जाओगे, अगर वहां पर ये प्रश्न आ जाएगा तो फिर उस प्रश्न को देखोगे। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी रहता है, चाहे कोई टीचर रहते हैं या चाहे कोई स्टूडेंट रहता है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार पढ़ता है और हमेशा के लिए वो प्रश्न सेट हो जाता है। अरे मेरे भाई, एक एक प्रश्न मतलब एक एक टॉपिक का याद करने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं, 7-7 महीने। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि यार हमें तो याद ही नहीं हो रहा है, एक बार में किसी को याद नहीं होता है। मतलब रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, एक ना एक दिन पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने दिमाग में बैठाए रखना कि एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है, बार बार देखना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा
चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, ठीक है ना। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से एक प्रश्न जरूर पूछता है, चाहे आपके पेपर में यह पूछ सकता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, इस बार पूछा गया था, ठीक है ना। तो जब आप पेपर देने जाओगे उस टाइम आप लोग याद करना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, ठीक है ना। और पूरे राज्य का राजधानी याद करना है, मुख्यमंत्री याद करना है, राज्यपाल याद करना है। अब बाद में नहीं कहना कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि राज्यपाल भी पूछा जाता है, राजधानी भी पूछा जाता है। मैं कोई भी क्लास कराता हूँ, हर क्लास में यह बात बोलता हूँ, तो आप लोग को पहले याद कर लेना है, ठीक है ना। जब तक आप लोग बातों पर भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे और पेपर नहीं निकल पाएगा। अगर आप लोग भरोसा करके, विश्वास करके पढ़ोगे ना, तो पेपर 100% निकलेगा मेरे भाई। क्योंकि इस एकेडमी से कितने लड़के सिलेक्शन हुए हैं और कल ही से कितना ज़्यादा बीसू सर के पास फोन आ रहा है, वो सिर्फ हमको पता है और बीसू सर को पता है। और आप लोगों को पता चलेगा जब उन लोगों का लाइव इंटरव्यू होगा, तो उन लोग का इंटरव्यू भी होगा, आप लोग देखना, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को पढ़ाई करते रहना है। वो लोग भी यही सारी चीज़ें पढ़े थे और आप लोग भी यही सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो ये नहीं सोचना कि ये पेपर में नहीं आएगा। हर प्रश्न को सोचना है कि हाँ यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? 70 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 60 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, 65 इज राइट आंसर, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? 65 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। तो देखो, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C12, H22 और O11। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशीन में रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। मशीन में रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? डायलिसिस, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वापातन और संघनन। इसका राइट आंसर डायलिसिस हो जाएगा, डायलिसिस इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र में उत्सर्जी होने वाली प्रोटीन है। यहाँ पर मूत्र रहेगा, ठीक है ना, शरीर नहीं रहेगा। टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग देख लेना। कैरोटीन हो जाएगा और हिपेरिन हो जाएगा और क्रिएटिनिन हो जाएगा, फाइब्रोनोपन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्रिएटिनिन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर जो भी प्रश्न टाइप होता है ना, इस प्रश्न को मैं जैसे लिखता हूँ, बस लिखता हूँ और लिख कर पहलवान भाई को दे देता हूँ, पहलवान भाई टाइपिंग करता है। तो टाइपिंग में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग सुधार लेना। जैसे जब मैं लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैं ऐसा लिखा हूँ, ये प्रश्न को लिखा हूँ। और प्रश्न को लिखने में 3 घंटे लगते हैं मेरे भाई, 3 से 3.5 घंटे लगते हैं 30 प्रश्न को लिखने में। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पक्षी, मनुष्य, केचुआ और सांप है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा, केचुआ इज राइट आंसर। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? तो केचुआ का श्वसन अंग क्या है? त्वचा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि, उसके बाद से थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि इज राइट आंसर। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक ग्रंथि एड्रीनल को कहा जाता है। अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम
रेशा कौन सा है? नाइलॉन और टेरिलीन, रेयान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नाइलॉन हो जाएगा। नाइलॉन इज राइट आंसर। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा नाइलॉन होता है, ठीक है ना। मानव द्वारा प्रथम निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नाइलॉन है। अपने कॉपी में लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। यहाँ पर धातु के बारे में बात किया जा रहा है, गैस के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन में आप लोग नहीं पढ़ना। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाकर जल्दी जल्दी प्रश्न ला दे रहा हूँ। अगर ऐसा आप लोगों को लगेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्लो जैसे आप लोगों को पढ़ाऊं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइपिंग करने में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। 22 पर से 23 आना चाहिए, तो यहाँ 32 टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है। दाब किस प्रकार की राशि है? दाब किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अदिश हो जाएगा। अदिश इज राइट आंसर। दाब किस प्रकार की राशि है? तो अदिश है। अब ये पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है ना, तो उसका दिमाग यहाँ पर नहीं होगा। टाइपिंग करते टाइम उसका दिमाग कहीं और होगा, तो अभी हम उसको सुधारेंगे, ठीक है ना। वीडियो समाप्त होने के बाद उसको सुधारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य ताप है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। अगर केल्विन में पूछेगा ना तो 310 केल्विन हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा ना तो 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर जैसे डिग्री सेल्सियस में पूछेगा ना तो 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य ताप के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? सूर्य का ताप मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। थर्मामीटर, पायरोमीटर और पूर्ण विकिरण तापमापी, गैसीय तापमापी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नया प्रश्न है तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। सूर्य का ताप मापने के लिए किसका क्या उपयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? हम लोग के आंख के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्क्लेरा और कारोइड, उसके बाद से रेटिना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्क्लेरा हो जाएगा। स्क्लेरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हर्ट्ज की इकाई है। हर्ट्ज की मतलब इकाई क्या है? आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, आयाम, उसके बाद से आवर्तकाल हो जाएगा। तो हर्ट्ज आवृत्ति है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्न में जैसे ऐसा बहुत बार पूछा गया है पेपर में, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक है। इसका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गुणसूत्र से मैं आप लोगों को बोला था, 3 प्रश्न दिया था ना, तो तीनों आप लोग कमेंट करके बताए भी थे। मैं आप लोगों से बोला था कि जैसे सामान्य मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर पूछ देगा कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर पूछ देगा कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं। और मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। कैरोटीन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, उसके बाद से हीमोग्लोबिन प्रोटीन और हिस्टोन हो जाएगा। हिस्टोन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हिस्टोन हो जाएगा। हिस्टोन इज राइट आंसर। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हिस्टोन पाई जाती है। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि इज राइट आंसर। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? तो हृदय के पास थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और अभी बीसू सर आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाने के लिए, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है। जय हिंद सभी को। पीडीएफ बनाना है। पहला तो नीलेश सर का थैंक्स, जो इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो जो 15 क्वेश्चन आपके जीके के, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के, आपको बताया भी गया है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपके तरीके से सेट करने में बड़ी मेहनत लगती है, जिससे वो क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक मिले, जिस तरह के क्वेश्चन वाकई में आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन तो उठाने को 15 कहीं से भी उठा लो और आपका सेट तैयार हो जाएगा और फटाफट क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हर एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड तरीके से निकालना और फिर उसको अच्छे से सेट करना, पहले रफ पर लिखना, फिर अपना वाइट पेज पर लिखना, फिर एक पीडीएफ वगैरह तैयार करना, बहुत लंबा प्रोसेस बनता है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि नीलेश सर से बोल लो, या नीलेश सर के पास भी मैसेज आया कि हमें रेगुलर एक टॉपिक वाइज क्लास कराए। बेटा अभी सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वो भी चलेगी, आपकी उस चीज़ की टेंशन मत मानो। पहले जो चीज़ आपको कराई जा रही है उस चीज़ को आप कंप्लीट करते जाएं। तो चलते हैं आज के मैथ्स के पहले क्वेश्चन पे। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 31, 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 31वां क्वेश्चन कि 12-18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या करना है, इस तरह लिखना है इसको। क्रय मूल्य, क्या कहा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और यहां लिखना है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और यहां लिखना है विक्रय मूल्य। और क्या कहा कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्या किया, खरीदी तो 18 वस्तु और 15 वस्तुएं बेचने पर क्या हो गया, पैसा पूरा हो गया। तो ज्यादा फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस कर लेना है। 15 यहाँ लिखो और 18 यहाँ लिख दो। तो इसका मतलब 15 रुपए का कोई सामान खरीदा और 18 का बेच दिया, तो मतलब 3 बच गया। कितना बच गया, 3। और इसने क्या पूछा, लाभ का प्रतिशत। अब लाभ का प्रतिशत, 3 का लाभ हुआ किस पर, 15 पर, और गुणा किसका किया, 100 का। 3 का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ किस पर, 15 पर, और गुणा 100। और 3 से ये कटा 5 बार, और 5 से इसके गुणा 5 दूना 10 और 0। तो मतलब क्या, 20%। कितना, 20%। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। क्रय मूल्य विक्रय 18, 15, तो इधर क्या किया, 15 किया, इधर क्या 18, 3 बच गया किस पर, 15 पर, गुणा 100 काट पीट किया, तो 20% दोस्तों आपका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया और लंब दिया। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। समकोण का मतलब क्या होता है, एक कोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री का। समकोण में एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और इसने क्या कहा, आधार जो दिया, देखो आधार होता है नीचे वाली ये लाइन जो होती है, ये आधार है 3 सेंटीमीटर और ये दिया 4 सेंटीमीटर। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पेपर में बन लिया कि कर्ण का स्क्वायर कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका एक आंसर 2 आ जाता है। पहले क्वेश्चन पे चलेंगे और हमें बताना क्या, कर्ण बताना है। देखो इसको आधार बोलते हैं, नीचे वाली को आधार इंग्लिश में बेस, और इसको लंब बोलते हैं। इसको लंब बोल दिया गया, या ऊंचाई भी आप बोल सकते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं। क्या, कर्ण। और इसका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। वैसे तो मैं डायरेक्ट एक लाइन में भी कराऊंगा इसको, लेकिन ध्यान रखें पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। और उन्होंने क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, और लंब का वैल्यू कितना, 4 का स्क्वायर, और आधार का वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ 16, 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 3 का स्क्वायर हुआ 9। लंब कितना दिया, 4, और आधार कितना, 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ दिया तो 25, और कर्ण स्क्वायर बराबर 25, और कर्ण बराबर
अंडर रूट का 25 और 25 चेक कर लें आप किसका होता है 5 का, 25 किसका होता है 5 का, तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। मतलब क्या दिया, एक त्रिभुज दिया समकोण, इसकी लंब 4 आधार 3, तो इसने क्या कहा कर्ण बताओ, तो कर्ण निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर लंब 4 ये 3, 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 जोड़ा 25, और कर्ण बराबर अंडर रूट 25, और 25 किसका होता है 5 का, तो हमारा कर्ण कितना आ गया 5 आ गया दोस्तों। कर्ण की जो वैल्यू आई वो 5 आई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका ध्यान रखना कर्ण का स्क्वायर 1 और 1 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये आर्मी के एग्जाम में पूछ लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन। 8,000 रुपये साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज का आपका चैप्टर चला ही हुआ है। 8,000 रुपये 10,400 रुपये हो जाते हैं। देखो मैंने आपसे उधारा तो लिया मान लो 8,000 और देना पड़ गया 10,400 रुपये। अब क्यों दिया ये चीज चेक करें भाई। जब मान लो मैंने आपसे 8,000 रुपये लिया और देना पड़ गया 10,400, तो मैंने क्या किया दोस्तों, आपको ज्यादा दिया, और ज्यादा कितना 2,400 रुपये एक्स्ट्रा दिया। कितना 2,400 रुपये ज्यादा दिया, और ये क्या दिया ब्याज दिया। और इसने क्या पूछा समय बताओ, और समय बराबर यहाँ सूत्र होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अगर आप सूत्र लिखा तो सूत्र के अनुसार कर लें या बिना सूत्र के भी कर सकते हैं। तो 2,400 रुपये का ब्याज मिला भाई, गुणा 100 बटे मूलधन कितना 8,000, और जो दिया दर दिया 10%, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 8 से कट गया ये 8 दिया 24, तो कितना आ गया 3 वर्ष। कितना आ गया 3, और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 8,000 से 10,400 हो गया, 2,400 मिला ब्याज, 2,400 किस पर मिला 8,000 पर, गुणा 100 का बटा 10, 3 जीरो कटी और 8 से ये 3 बार कटा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु, पेपर में आया हुआ एज इट इज जो का तो वही क्वेश्चन है। क्या कहा, विशाल और शेखर दो आदमी दिए हुए हैं, एक का नाम विशाल है और एक का नाम शेखर है, दोनों की आयु का अनुपात 14:17 है। इसका मतलब कब है, ये वर्तमान में। कब है, वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात 17 है। और 6 वर्ष के बाद के लिए नीचे चलेंगे, और 6 वर्ष के बाद 6 साल के बाद ये अनुपात 17:20 हो जाता है। 14:17 भाई, ये 17 है, ध्यान रखें, ये क्या है 17, 14:17। किसका, विशाल की आयु का अनुपात 14 है, शेखर की आयु का 17, और 6 वर्ष बाद 17:20 हो जाता है। तो इसने क्या कहा आपसे, पूछ लिया शेखर की वर्तमान आयु। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 14 और 17 का 3 का अंतर, और 17 और 20 का भी 3 का अंतर, और ये 3 किसके बराबर, 6 के बराबर। 3 का मान 6, 1 का मान 6 का बटा 3, और 6 को 3 से काट दिया तो 2, 6 को 3 से काट दिया तो 2। इसने क्या कहा, शेखर की वर्तमान आयु, शेखर ये रहा, और शेखर के पास कितना अनुपात 17, तो 17 का 2 में गुणा कर लो, 17 दूनी 34, तो शेखर की वर्तमान आयु 34 वर्ष। अगर आप 14 में करो, 14 दूनी 28, 28 भी आपका आंसर है, लेकिन ध्यान रखना है किसका पूछा है, शेखर का, तो वैल्यू भी हम किसकी निकालेंगे, शेखर की। नेक्स्ट चल देखो, 14 और 17, 6 साल के बाद 17 और 20, ये 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3, और 3 किसके 6 के बराबर, 1 किसके 6 बटा 3, तो 2, तो शेखर के पास 17, तो दूनी 34। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा, 2.5, देखो 2.5 और गुणा 2 और बटे 2 और का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन दिया। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 काट लो आप, 2 से 2 काट लें, और 2.5 का स्क्वायर होता है, मतलब 2.5 गुणा 2.5 तो 625 होता है, मतलब 6.25। स्क्वायर ओपन हुआ, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और माइनस 1 किया, 121 से 1 माइनस कर दो पहले,
तो 120 बना। अब 120 में क्या जोड़ दो भाई, अगर नहीं जोड़ना आता तो साइड में पॉइंट लगाओ 0 और 6.25, तो ये बना 126.25, 126.25। तो डी ऑप्शन क्या आपका सही है। दोबारा चेक करें, ये 2.5 गुणा 2/2, 2 से 2 कट गया तो 2.5 का स्क्वायर किया, मतलब 2.5 गुणा 2.5 किया तो 5 पंजा 25, 5 दूनी 10, 5 पंजा 25, 5 दूनी 10 और 11 12, 2 पंजा 10, 5 5 2 6, एक और एक 2 अंक पे पॉइंट 6.25, 11 का स्क्वायर 121, 121 से गया 120 और 120 को 6.25 में जोड़ दिया तो 126.25 और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया कि 7x का भाग 9, 7x का भाग 7x का भाग दिया, 7x का भाग कितना 49, 7x का भाग 49 और बराबर कितना 7 दिया। 7x का भाग 49 और बराबर क्या दिया 7 दिया। तो करना क्या है 7x बराबर 7, संख्या को संख्या के पास ले जाएं और ये इधर भाग है तो दूसरी साइड गया तो गुणा में गया 49 गुणा में। अब गलती मत करना, इसकी गुणा मत कर देना नहीं तो लेंथी हो जाएगा। तो x बराबर 7 गुणा 49 का बटा 7 और 7 से 7 कट गया तो कितना 49 और 49 क्या आपका डी आंसर क्या दोस्तों सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर कि 7 गुणा 6 प्लस 5 माइनस 15 और क्या किया माइनस किया 4 प्लस 6। अब चेक करें कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन एक ही लाइन में सोल्व हो जाए, देखो 7 छंग 42, 42 में 5 जोड़ा 47, 47 से 15 गए तो 32। अब 32 में से क्या करा 32 से 4 घटाया तो 32 से 4 घटाया, सॉरी ये भाग का सिंबल है भाई, यहाँ इसका है भाग का सिंबल है 32। 32 को 4 से 8 और 8 और 6 14। एक लाइन में मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे पहले ब्रैकेट सोल्व करो 7 छंग 42 प्लस 5 और माइनस 15 और भाग 4 प्लस 6। ये चेंज कर दिया मैंने, भाग का सिंबल है, किसका भाग का सिंबल है, ध्यान रखें किसका सिंबल है भाग का। तो क्या करा अगली वैल्यू को 42 में 5 जोड़ा 47 माइनस 15, 47 में 15 और भाग 4 प्लस 6। 47 से 15 गए, 7 में से 5 गया 2, 4 से गया 3, 32 भाग 4 प्लस 6 और 32 को 4 से भाग किया 8 और 8 में 6 जोड़ दिया 8 और 6 14, 8 और 6 14। तो मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्या कहा 63 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय और 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये हो जाए। क्वेश्चन यहाँ आपके एग्जाम में आ चुका है, मतलब एक चाय का मूल्य 63 प्रति किलोग्राम है, 63 प्रति किलोग्राम है और दूसरे वाली का मूल्य 90 प्रति किलोग्राम है। एक चाय का क्या है 63 प्रति किलोग्राम है और दूसरी का 90 प्रति किलोग्राम है। इसने क्या कहा किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाए 72, और 72 क्या है मिश्रण करना है। देखो क्या करते हैं बढ़िया लोग क्या करते हैं या दुकानदार बहुत से क्या करते हैं भाई, एक अच्छी क्वालिटी की चाय ली, एक नॉर्मल क्वालिटी की चाय ली और दोनों चाय की पत्ती मतलब दोनों को क्या कर लिया मिक्स। एक का रेट 63 था, एक अच्छी क्वालिटी थी उसका 90 था, जिसके मोटे मोटे चाय के दाने होंगे, दोनों को मिला लिया और क्या हो गया 72 के रेट में बेच दिया, 72 प्रति किलोग्राम, 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो क्या कहा अनुपात बताना, तो क्या करना है इसमें से इसको घटा दो, 90 से 72 गया तो 18 और 72 से 63 गया तो 9, यानी कि 18 अनुपात 9। और अगर ये कटता है तो काट दो, 9 दूनी 18 और 9 ही कम 9, तो 2 अनुपात 1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए क्या है आपका सही है, 63 90 72। 63 से 72 गया 9, 90 से 72 गया 18, तो 2 अनुपात 1 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7/12 9/16
1/4। इसने कहा बड़ी भिन्न बताओ। क्या बताना है? बड़ी भिन्न। अब बड़ी भिन्न बताने के लिए क्या करना है आपको? 16 की 7 से गुणा करो और 9 की इससे गुणा कर दो। मतलब ये गुणा इधर लिखो, 16 का 7 से गुणा किया, 16 पंजे 80, 16 चिक्कम 96, 16 सत्ता 112। अब इसकी इससे गुणा करो, 12 नम्बर 108, 108। तो भाई इसमें बड़ी बतानी तो छोटी वाली को हटा दो और ये बच गया 7/12, बड़ी आ गई। अब 7/12 में और 1/4 में बड़ी बतानी तो 4 का इससे गुणा, 7/12 और 1/4 में 4 सत्ता 28 और 12 ही कम 12, तो बड़ी कितनी आ गई? 7/12 जो है आपकी सी ऑप्शन क्या है? 7/12 क्या आ गई? बड़ी भिन्न। क्या करना? दोबारा चेक करें। 7 का पहले 16 में, 16 सत्ते 112, 12 नम्बर 108। तो भाई बड़ी बतानी तो छोटी वाली को हटा दो। अब 7/12 और 1/4 में चेक करो, 7 का 4 में 28, 12 का 1 में 12, तो बड़ी कौन सी आ गई? 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टीम है, टीम की रन संख्या जो है वो कितना है? 450। अब टीम किसकी होगी? रन किस में बनते? क्रिकेट में। एक टीम की रन संख्या 450 है तो टीम में कितने? 11 खिलाड़ी होंगे। नेक्स्ट बात क्या कहा? प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या। जो पहले 5 खिलाड़ी आए खेलने, उन्होंने क्या किया? 40 के हिसाब से रन बनाया, 40 का औसत था। मतलब संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा 200। ये संख्या है, संख्या की क्या करा? औसत से गुणा कर दिया, संख्या की औसत से गुणा कर दिया तो योग निकल जाता है भाई। अब क्या कहा? 5 संख्या थी, औसत 40 था, तो 40 पंजे 200 और अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 30 है। जो लास्ट के 5 आए उनकी रन संख्या 30 है, तो 30 पंजा 150। तो 5 और 5 10 खिलाड़ी बन गए और 10 खिलाड़ी आ गए और 10 खिलाड़ियों ने रन बना दिए 0, 5 और 3, 350। इसने क्या कहा? जो बीच वाला है, छठा नंबर का खिलाड़ी आ, पहले 5 हो गए, लास्ट के 5, तो बीच में छठे नंबर का खिलाड़ी आ गया, उसके रन बताए। तो टोटल टीम ने 450 बनाए थे और इसने कितने बनाए? 350। तो 450 से क्या करा? 350 माइनस कर दिए, तो यानी कि कितने? 100 रन बनाए। छठा खिलाड़ी जो आया उसने 100 रन बनाए, यानी कि क्या है? MS धोनी है। छठे नंबर पे कौन आता है? महेंद्र सिंह धोनी आता है। तो कितना बना दिया? शतक बना दिया, सेंचुरी बना दी। तो सी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। 11 ने 450, पहले 5 ने 40 तो 200, अगले 5 ने 30 तो 150, 5 और 5 10 बंदे खेलने आगे, 350 बना दिए। टोटल 450 थे, 450, 350, तो 100 आपका सही आंसर। किसी संख्या का 70% का मान 490 है। 70% का मान 490, तो इसने कहा संख्या बताओ। 70% का मान 490, तो 1% का मान देख लो, 490 का बटा 70। 0 से 0 कट गया, 7 से 7 बार कट गया, तो 1% का मान 7 और संख्या क्या होगी? 100% होगी। तो 7 गुणा 100, 7 का 100 से गुणा किया 700 है। और 700 कहाँ? 700 मतलब ए ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 10 कल भी मैंने कराया था और आपके ध्यान होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र, प्राकृत संख्या का योग कल बताया था। प्राकृत संख्या का योग मतलब सूत्र होता है n × n+1 और अपॉन 2। n का मतलब कितना? 10 कहा, n का मतलब कितना? 10। n बराबर क्या हो गया? 10। तो 10 गुणा 10 और 1 11, 10 + 1 और बटा कितना? 2। n का मतलब कितना? 10, 10 + 1 बटा 2 और 2 से कटा ये 5 बार और 5 गुणा 10 और 1 11 और 11 पंजे 55 और 55 क्या है इसमें? 55 क्या? ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। कल भी करा था, इंपॉर्टेंट है। n × n+1 अपॉन 2। n का मतलब 10, 10 + 1 11, 2 से कटा 5 और 11 पंजे 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 5 का वर्ग अनुपात। देखो 4 का और 5 का वर्ग अनुपात का मतलब 4 का वर्ग और 5 का वर्ग का अनुपात। अब देखो 4 का जो वर्ग होता है 4 चौक 16 होता है और 5 का जो वर्ग होता है 25, तो इसके वर्ग का अनुपात क्या होगा? 16:25। तो सी ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक। देखो हिंदी में कितने हैं, 60 हैं। अंग्रेजी में E फॉर इंग्लिश में 70 और M फॉर मैथ्स मतलब गणित और 80। तो इसने कहा औसत। औसत का मतलब होता है, सूत्र अगर लगा दें, दो तरीके से औसत हो जाता है। अगर पदों के बीच अंतर बराबर है तो बीच की संख्या औसत होगी। मतलब पदों के बीच देखो 10 का अंतर तो कितना आ गया, औसत 70 आ गया। या फिर सूत्र से तीनों को जोड़ लो और बटे कितना 3, 8 और 7 15 और 6 21, 210 का बटा 7 और 7 तिया 210 का बटा 3 और 3 7 21, तो कितना आ गया 70 मतलब बी। इसका सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या किसका सूत्र होता है? ये होता है औसत का फॉर्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 60 70 और 80 210 का बटा 3। नेक्स्ट ए और बी मिलकर देखो ए और बी मिल गए और एक काम को भाई करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। और बी अकेला करता है इसको 20 दिन में। ए और बी दोनों इकट्ठे काम कर रहे तो 15 में, और बी अकेला 20 दिन में। तो इसने कहा ए अकेला। तो 15 और 20 का आप क्या करें, एलसीएम ले लें। 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। तो 15 से ये 4 बार कट गया और 20 से ये 3 बार। और जब अकेले का पूछता है भाई तो घटा देंगे, क्या कर देंगे, 4 में से 3 गया 1, यानी कि ए रोज का एक काम कर रहा है और काम कितना करना 60 और 60 का बटा 1, तो मतलब 60 दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा। 60 दिन तो मतलब ए ऑप्शन। देखो ए और बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है 15 में, और बी अकेला 20 में। जब अकेले का पूछता है तो इस एलसीएम से जो आएगा, एलसीएम से वो 15 से काटा 4 बार, 20 से काटा 3, तो 4 से 3 घटाया 1, तो 60 का बटा 1, तो मतलब 60 दिन में। मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो मैथ्स के बाद चलते हैं आपका 5 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला 7 से 10 गया, भाई 7 से क्या दिया, 7 से 10 दिया और 10 से 16 दिया और 16 से क्वेश्चन मार्क और फिर दिया 52। तो इसने कहा बीच में यहाँ क्या आएगा, तो 7 से एक बार देखो 10, 7 से 10 बढ़े, 7 से 10 गया तो 3 प्लस हुए, कितना 3 प्लस हुए। अब फिर क्या हुआ, 10 से 16 गए तो 6 प्लस हुए 6। अब इससे क्या करें, अगर 6 का मतलब 3 का दुगुना 6, अगर मैं यहाँ 12 जोड़ दूं, एक बार देखते हैं चेक करके, 16 में 12 जोड़े तो 28, अगर फिर क्या 28 से फिर कितना 24 जुड़ रहा है, कितना 24, 28 से 24 जुड़ा तो 52, यानी कि 3 का दुगुना 6 का दुगुना और 12 का दुगुना, और कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो क्या आएगा 28 आपका सही आंसर। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज और रीजनिंग में श्रेणी क्रम से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अगर आप आज का पेपर कर रहे हैं 30 क्वेश्चन से मैंने शुरू किया और 50 क्वेश्चन तक, तो कम से कम जो आप इंडियन आर्मी का एग्जाम दोगे उसके अंदर यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपका। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए ओ आई क्वेश्चन मार्क और यू। भाई ये क्वेश्चन दिया है अल्फाबेट का, और अल्फाबेट का आपके पेपर में दे चुका है, और सेम इसी तरह दिया था। आपको याद होगा कुछ वोवल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ए ई आई ओ यू, तो वही वोवल की प्रणाली है ये ए ई आई ओ यू। और जो अक्षर छूटा हुआ है वो क्या छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ है। तो राइट आंसर क्या है ए, और ए कहाँ सॉरी इसमें नहीं दिया हुआ है ए, इस ऑप्शन को आप ए कर लें, पहले वाले ऑप्शन को क्या कर लो ए। तो ए ई आई ओ यू का दिया है किसका, वोवल की श्रेणी दी हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं नेपाल की काठमांडू। देखो कहने को ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बड़ा सिंपल, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारी राजधानियां, सारे देशों की राजधानियां, दिवस या कुछ भी इस तरह का आपका, या प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या नोबेल पुरस्कार वगैरह कुछ भी आ सकता है इस तरह की कंडीशन में। जैसे नेपाल का काठमांडू से कोई कनेक्शन है, कनेक्शन क्या है, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, कैनबरा। ऑप्शन ए क्या आपका सही है। जब अनुज ने मनीष को देखा उसने कहा, क्या कहा, देखो
अनुज ने किसको देख लिया? मनीष को देखा। किसने? अनुज को। तो अनुज का नाम लिखा। अनुज ने मनीष को देखा, उसने कहा वह मेरी पुत्री। तो अनुज की कोई पुत्री है, अनुज की कोई पुत्री है, और पुत्री की माता, और इस पुत्री की कौन होगी? माता। पुत्री की माता और माता के पिता, इसकी माता है, माता का कोई पिता है, और पिता का क्या कहा? पिता का क्या कहा? पुत्र है। पिता का क्या है? पुत्र। और पुत्र कौन है? ये है मनीष। कौन है? मनीष। दोबारा देखें, मनीष। अनुज ने कहा, किसने कहा? अनुज ने। तो हमने अनुज को ले लिया। अनुज ने क्या कहा भाई? वह मेरी पुत्री। कोई मनीष है, उसने कहा कि अनुज ने कहा वह मेरी पुत्री। तो अनुज की कोई पुत्री होगी, पुत्री की कोई माता होगी, और माता का कोई पिता हो गया, और पिता का क्या होगा? पुत्र हो गया। तो उसका नाम क्या? मनीष। अब अनुज, ये इसकी पुत्री, ये इसकी माता, तो ये क्या होगी? पति और पत्नी हो गए। ये पति पत्नी हो गए, ये पति और पत्नी हो गए, और मनीष क्या हो गया? इसकी माता का भाई हो गया। तो इसने कहा मनीष का अनुज से क्या संबंध लगा? मनीष इस अनुज का क्या लगा? मनीष किसका पूछा है? मनीष का। तो मनीष आप खुद चेक करो, आपकी पत्नी का भाई, आपकी पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा? साला लगेगा। क्या लगेगा? साला। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है, पत्नी का भाई। अगर अनुज का पूछता तो क्या लगेगा? जीजा लगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 3 से 27। 3 से क्या कहा? 27 कहा। 8 से क्या कह रहा है कि 8 से क्या आएगा? देखो 3 का क्यूब जो होता है, 3 का क्यूब वो होता है 27। तो ऐसे ही 8 का क्यूब देख लो, 8 का क्यूब देख लो, 8 का क्यूब होता है 512, और 512 तो मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। 3 का क्यूब 27, तो 8 का क्यूब कितना? 512। ये थे आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम के मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 15 जीके, 15 साइंस, और 15 आपके मैथ्स के, और 5 आपके रीजनिंग के। तो आप लोग कमेंट में करें कि जब आपको क्वेश्चन चले हुए थे और जब आप करना शुरू किया तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और इन क्वेश्चन को क्या करना है? आप एक अपनी रफ नोटबुक बनावें, रफ के बाद रफ बनावें या फेयर एक नोटबुक बनावें, एक अच्छी सी फेयर नोटबुक बनावें। फेयर नोटबुक में क्या करें? जो पहले जीके के, फिर उसके साइंस के, फिर मैथ्स के, फिर रीजनिंग के आप क्वेश्चन को सारे के सारे को लिखें, और उससे क्या होगा? आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप इंडियन आर्मी का एग्जाम को फाइट करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।